बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बेसिकली मैंने सीबीएसई की 9th स्टैंडर्ड की इकोनॉमिक्स का जो है चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 1 जो है मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पीपल एज ए रिसोर्स जैसे चैप्टर नंबर 2 की, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए और वीडियोस को जितना हो सके उतना लोगों को शेयर कीजिए। तो बेसिकली पीपल एज रिसोर्सेज का सिंपल सा मतलब क्या होता है? Everything have resources. Is a resources. If you are using mobile phone, so mobile phone is your resource for the study. If I am using a laptop for the teaching economics on YouTube, so a laptop is my resources. So basically अगर मैं एकदम नॉर्मल टर्म में बताऊं तो हमारे लिए जो भी हम चीजें यूज करते हैं फॉर आर थिंग, तो वो क्या हो जाता है? काइंड ऑफ रिसोर्सेस हो जाता है। तो ये चैप्टर का नाम है पीपल एज अ रिसोर्सेस, यानी कि जो इंसान है वो भी क्या है? रिसोर्सेस है। कैसे रिसोर्सेस है? अगर आप किसी ऐसे पर्सन पे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ और उसके एजुकेशन पे खर्चा करते हैं, उसके स्किल डेवलपमेंट पे खर्चा करते हैं, तो वो क्या करता है? वो बेस्ट सर्विस देता है। जैसे कि हमारे देश के बहुत सारे जो यू कैन से टैलेंटेड एम्प्लॉइज है, वो क्या करते हैं? वो जाके बाहर देश में काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको यहाँ पे उनके हिसाब से जो है पे स्केल नहीं मिलता है ना। तो पीपल एज रिसोर्सेज का मतलब ये होता है कि आप जो है अपने ह्यूमन रिसोर्सेज पे, यानी कि जो लेबर होते हैं उन पे अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हो इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो ये सारी चीजों से क्या हो जाता है? आपका जो ह्यूमन रिसोर्सेस है वो क्या होता है? इम्प्रूव होता है, ठीक है। सो यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पे बताया गया है ग्रीन रिवॉल्यूशन इज अ ड्रामेटिक एग्जांपल ऑफ हाउ द इनपुट ऑफ ग्रेट नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी can rapidly increase the productivity of resources. India's IT revolution is a striking instance of how the importance of human capital has become the acquire a higher position than the material plant and machinery. अब इसको अगर मैं एकदम छोटे शब्द में बताऊं तो पहले का जो टाइम था जब हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तो जितने भी वर्क थे वो क्या थे? लेबर बेस्ड थे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन आया और टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे भारत देश में आई, तो उसकी वजह से क्या हो गया? जो भी चीजें हो गई वो मशीन बेस्ड हो गई, प्लांट बेस्ड हो गई, मटेरियल बेस्ड हो गई। यानी कि अब जो ह्यूमन का रोल है यहाँ पे क्या हो गया है? कम हो गया है। इसका और एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि एक फर्नीचर बनाने के लिए पहले 2 से 3 जो है वुड कटर लगते थे। उसके बाद जो है जिसको बढ़ई बोलते हो आप हिंदी में, यानी कि कारपेंटर लगते थे। तो मतलब एक अगर देखा जाए तो 4 से 5 10 लोगों को रोजगार मिल जाता था विद द हेल्प ऑफ दिस वन। लेकिन अब क्या हो गया है? आपके पास एक मशीनरी है और एक लेबर है, ये सफिशिएंट हो जाता है क्योंकि आपका वो फर्नीचर जो है उसी तरीके से रेडी हो जाएगा। सो ग्रेट रिवॉल्यूशन ये बताता है कि जो पहले ह्यूमन एक कैपिटल था, क्योंकि लेबर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमी में, बट अब क्या हो गया है? ड्यू टू मटेरियल आने की वजह से, आईटी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आने की वजह से जो पीपल का इम्पोर्टेंस है वो क्या हो गया है? कहीं ना कहीं कम हो गया है, ठीक है। तो ये जो सोर्सेस मैंने आपको बताई, प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से थे। अब इस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू देखते हैं। ये जो पॉपुलेशन है ये एक तरीके का एसेट है, ना कि लायबिलिटी है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है इट्स एसेट नॉट अ लायबिलिटी। तो बेसिकली पॉपुलेशन बिकम अ ह्यूमन कैपिटल जब अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर, इन सब तरीके का अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है, तो ह्यूमन भी क्या हो जाता है? एक तरीके का रिसोर्सेस हो जाता है। In fact, human capital is a stock of skill and productive knowledge embodied in them. So यहाँ पे क्या है? तो यानी कि people as resources का मतलब क्या है? Country working people in the terms of their existing productive skill and abilities. अगर एक पर्सन के पास स्किल और एबिलिटीज है तो वो एक बहुत अच्छा क्या कर सकता है? एंटरप्रेन्योर बन सकता है, और वो बहुत अच्छा क्या कर सकता है?
स्किल बेस्ड चीजें कर सकता है, प्रॉफिट कमा सकता है, कहीं ना कहीं वो इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है, ठीक है। सो लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम दिस प्रोडक्टिव एस्पेक्ट एंड its ability to contribute the creation of the gross national product, अभी मैंने बताया कि वो क्या करेगा, इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, इकोनॉमी को बूस्ट करने के साथ साथ वो प्रोडक्टिव एस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो so like other resources population में क्या है यहाँ पे human resources and this is the positive side of large population that is often overlooked when we look only at a negative side. तो अगर हमें अगर पॉपुलेशन ग्रोथ होने का एक नेगेटिव, जैसे चाइना की अगर हम बात करें, चाइना में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा लेकिन वो अपने पॉपुलेशन का बेस्ट यूज करते हैं, उनको रिसोर्सेस मानते हैं, ना कि उनको उनको नेगेटिव एस्पेक्ट से देखते हैं, ठीक है। सो पॉपुलेशन विद फूड एजुकेशन एंड एक्सेस विद हेल्थ फैसिलिटी। देखो अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं तो हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा क्या करती है, गरीबों पे स्पेंड करती है ताकि उनको एक अच्छा हेल्थ फैसिलिटी मिल सके, ताकि उनका भी ग्रोथ हो सके, है ना। गरीबी की वजह से कहीं ना कहीं जो है ह्यूमन का ग्रोथ अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है, लेकिन गवर्नमेंट बहुत सारे इनपुट डाल रही है कि वहां पे कहीं ना कहीं जो है ह्यूमन रिसोर्सेस जो है पॉजिटिव एस्पेक्ट से दिखाई दे। सो human resources is a further developed by becoming more educated, healthy. We call it human capital formation. And that adds to the productive power of the country, just like a physical capital formation. देखो फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि एक देखो हर काम जरूरी नहीं है कि मशीन से ही हो, कुछ काम ऐसे भी है जो स्ट्रेंथ के हेल्प से किए जाते हैं, जैसे लोडिंग अनलोडिंग का काम कहीं ना कहीं पहले लेबर्स का था, अब मशीन्स जो है करना स्टार्ट कर दी, बट ऐसे बहुत सारे अभी भी जगह है जहाँ पर जो है फिजिकल स्ट्रेंथ का ही काम किया जाता है। सो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर एंड ये अब ये इसका रिटर्न कैसे आएगा, आपको फिजिकल कैपिटल के फॉर्म में क्या होगा, रिटर्न आएगा। दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम earned because of higher productivity of the more educated or more और बेटर ट्रेनर। ये कब पॉसिबल हो पाएगा, जब अच्छी प्रोडक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन होगी और उन्हें अच्छी तरीके से ट्रेंड किया जाएगा, ठीक है। सो पॉपुलेशन नीड टू बी लाइबिलिटी, need not be liability, it can be a turn into productive asset by investment in human capital। तो बेसिकली यहाँ पे दो जो है स्टोरी दी हुई है, मैं एक स्टोरी का आपको एक शॉर्ट से पैरा बताती हूँ। यहाँ पे दो स्टोरी है, एक शाकाल की स्टोरी है और दूसरी जो है वो स्टोरी है किसकी, विलास की। देखो शाकाल की स्टोरी में ये बताया गया है कि बेसिकली अब यहाँ पे कुछ अलग भी चीज देखिए, अगर इसका इनडायरेक्ट वे में अगर एडवांटेज में यूज किया जाए तो जो इंडिया है, जो एक नेशन है, वो हेल्थियर और मोर एजुकेटेड पॉपुलेशन जो है कंट्री का हो जाएगा, ठीक है। सो ह्यूमन फिजिकल कैपिटल हमारे पास बहुत सारे लाइक ह्यूमन है, और मेक लैंड का क्रिएशन करते हैं, कैपिटल क्रिएशन करते हैं, ठीक है। सो फॉर मेनी डिकेड्स इन इंडिया अ लार्ज पॉपुलेशन हैज बीन कंसिडर्ड एज अ लायबिलिटी। और बहुत सारे सालों से क्या हो रहा है, जो हमारे इंडिया है जो वो पॉपुलेशन को एक तरीके का लायबिलिटी मानती है, एसेट नहीं मानती। पॉपुलेशन बढ़ा तो हमारे देश का डेवलपमेंट नहीं होगा एक्सेट्रा, बट ऐसी कहीं कोई चीजें नहीं। अगर उन्हीं पॉपुलेशन पे अच्छा इन्वेस्टमेंट किया जाए तो वो क्या हो जाएंगे, एक अच्छा आपको रिटर्न में प्रॉफिट देंगे। तो यहाँ पे पहला जो स्टोरी है वो शाकाल की स्टोरी है। शाकाल का क्या है कि वो एक गांव में रहने वाला बच्चा है जो अपनी माँ के साथ जो है उनकी हेल्प करता है, उसके साथ साथ वो स्टडी में भी इन्वेस्टमेंट है, यानी कि स्टडी भी करता है। आफ्टर 10th स्टैंडर्ड पास होने के बाद वो घर पे आइडल नहीं बैठा, उसने जॉब नहीं देखा, या उसने जॉब को अप्रोच दी, उसने आगे फर्दर स्टडी की, और फर्दर स्टडी करने के बाद उसे एक अच्छी जॉब मिली, और अच्छी जॉब मिलने के बाद उसने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, उसको सेल किया, फॉर्म किया, यानी कि कहीं ना कहीं उसे रिवॉर्ड मिला, पैकेज कहीं ना कहीं क्या हुआ, जो उसके घर वाले थे जिनके पास जॉब नहीं था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस शाकाल पे इन्वेस्टमेंट किया इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन और हेल्थ। तो आज उसे रिटर्न फॉर्म में क्या मिल रहा है, उसे रिवॉर्ड में प्रमोशन मिल रहा है, सैलरी मिल रही है,
रादर दूसरा जो स्टोरी है वो विलास की है, जहां पर वो अपनी मम्मी के साथ खाली काम में बिजी है। वो किस वो किसी भी तरीके का काम नहीं करना चाहता है, स्टडी में उसका इंटरेस्ट नहीं है। तो इन अब आफ्टर दैट उसकी मम्मी के बाद फिर वो क्या करेगा, वो भी फिश बेचना स्टार्ट कर देगा, यानी कि वो भी हाउस वर्क करना स्टार्ट कर देगा और छोटी मोटी सैलरी पे ही वो लिमिटेड रह जाएगा। यानी कि दोनों में क्या समझ में आ रहा है आपको, दोनों स्टोरी के बीच में, दोनों स्टोरी में ये समझ में आ रहा है कि जहां पर शाकाल के ऊपर ऊपर अच्छा स्टडी में इन्वेस्टमेंट हुआ, तो वो आज एक अच्छी जगह पे है, एक अच्छा पैकेज पा रहा है, एक अच्छी सैलरी मिल रही है, अपने फैमिली को भी डेवलप कर रहा है। वही विलास जो है वो वही पुरानी जिंदगी में है, जहाँ पे वो 20 से 30 जो है रुपए कमाता है और मच्छी वो मतलब फिश बेचता है मार्केट में। ठीक है, तो ये दोनों स्टोरी में ये डिफरेंस है कि अगर एक पर्सन पे या एक ह्यूमन पे अगर अच्छा इन्वेस्टमेंट किया जाए इन टर्म्स ऑफ स्टडी और यू कैन से इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, तो वो अच्छा रिटर्न देता है टूवर्ड्स द नेशन। So in the two case study, we saw Shakal went to school and Vilas did not go, and Shakal were physically strong and healthy. There was no need for him to visit doctor frequently. Vilas was a patient of arthritis and he lacked the means of to visit the doctor. So Shakal acquired a degree in the computer engineering, and Shakal found a very good job in private sector. And Vilas was continued the same work as his mother. यानी कि विलास में जो है एक ये भी था कि उनका हेल्थ एस्पेक्ट था, उस पर भी उसने अच्छा खासा ट्रीटमेंट नहीं लिया। Okay, and he earned a managed income like his mother to support a family. In case of Shakal, several years of education added the quality of labor, and this enhanced their total productivity, and productivity adds to the growth of the economy. So this turn into pay and इंडिविजुअल थ्रू सैलरी और इन सम अदर सेक्टर। तो यहाँ पर दोनों की स्टोरी में यही चीजें बताई गई है कि जो शाकाल है उसने अच्छी एजुकेशन ली, हेल्थ पे फोकस किया और उसकी लाइफ आज एक बेटर लाइफ हो गई है। एंड वहीं अगर विलास की बात की जाए, ही स्पेंड हिज लाइफ सेलिंग fish like his mother, henceforth he draw the same salary of the unskilled labor as his mother. So investment in human resources in education and medical care can give high rate of return in the future, and this investment on people is the same investment in land and capital। अब इसी तरीके का सेम जो इन्वेस्टमेंट है वो लैंड और कैपिटल में भी किया जाता है। एंड वन इन्वेस्ट इन द शेयर एंड बॉन्ड्स एक्सपेक्टिंग द हायर रिटर्न इन द फ्यूचर। अ चाइल्ड टू, एक जो बच्चा होता है वो भी क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है किस फॉर्म में, एजुकेशन और हेल्थ पे। कैन yield a high return in the future in the form of higher earning। अब अगर आप एक बच्चे पे अच्छा, जैसे अभी एक आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चे से मिल जाओ और एक स्टेट बोर्ड वाले बच्चे से मिल जाओ, आपको दोनों में बहुत डिफरेंस समझ में आएगा। देखो समहाउ ऐसा केस होता है कि जो स्टेट बोर्ड वाला होता है वो अच्छी जगह पे अच्छी पैकेज में कमाता है, वो बहुत एक्सेप्शन होता है। लेकिन आईसीएसई बोर्ड वाले देखो आप, वो पहले से ही मेंटली इतना प्रिपेयर होते हैं, इतना ज्यादा उनके अंदर सारी चीजें डेवलप होती है, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, ये सारी चीजें उनके अंदर पहले से ही चीजें क्या होती है, सिखाई जाती है उनको। ठीक है, सो और इसके लिए एक सबसे बड़ा फैक्टर ये भी होता है कि जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं, दे आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हेल्दियर heavily on the education their child, and this is because they have realized that importance of education themselves। यानी कि उनको इम्पोर्टेंस, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पता होती है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, वो अपने बच्चे पे क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, in terms of nutrition, proper nutrition, hygiene, then education, see education at a school, good health and vicious circle। ठीक है, और अगर वही वही जो दूसरा पेरेंट्स है जिसने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो उनका क्या हो जाता है, वहां पर जो है उन्हें एक तरीके का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, लाइक कि वो बच्चों पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, तो उन्हें कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ठीक है, सो कंट्री लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्सेज, दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्सेज। देखो अगर हम जापान की बात करते हैं, जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा नहीं है। अगर वही भारत देश की बात करें तो उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा है, लेकिन
जापान जो है वो किस पे इन्वेस्टमेंट करती है, वो ह्यूमन रिसोर्सेज पे इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है। सो दिस कंट्री आर रिच डेवलप एंड रिच कंट्री, दे इंपोर्ट द नेचुरल रिसोर्सेज, वो क्या करती है, ये नेचुरल रिसोर्सेज को इंपोर्ट करती है। And how they become the rich and develop, they have invested on people, especially in the future field of education and health, and these have made efficient use of other resources like land and capital. So efficiently and technology evolved by people have made their own country, यानी कि वो कंट्री जो अपने एम्प्लॉयज पे, अपने लेबर्स पे क्या करती है, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन और हेल्थ अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करती है, तो वहां पर क्या देखने मिलता है, वहां पर ये देखने मिलता है स्टूडेंट्स की जहाँ उनके जो एम्प्लॉयज होते हैं वो क्या होते हैं, वो काफी एडवांस होते हैं और काफी जो है वो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूव भी रहते हैं, ठीक है। सो हमारा जो पहला पॉइंट आता है वो आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मेन एंड वुमेन। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी होती है बाय मेन एंड वुमेन? सो लाइक विलास एंड शाकाल पीपल हैव बीन एंगेज इन various activities. We saw that Vilas sold fish and Sakal have a good job in the farm. So their vicious activity have been classified into 3 sectors. देखो हर एक इंसान वो अर्निंग मनी के लिए, अपने लिवलीहुड के लिए कहीं ना कहीं तो एंगेज होता है। तो हमारे पास 3 सेक्टर होते हैं। पहला प्राइमरी सेक्टर होता है, कुछ पर्सन प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व होगा, कुछ सेकेंडरी में होगा और कुछ टर्शरी में होगा। और प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी में जहाँ पर एग्रीकल्चर होता है, फॉरेस्ट्री होता है, फिशिंग होता है, पॉटरी होता है, माइनिंग होता है, ये सारी चीजें होती है जो जो आती है हमारे प्राइमरी सेक्टर में। अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ये हमारे सेकेंडरी में आता है। मैन्युफैक्चरिंग के अलावा कंस्ट्रक्शन भी हमारे जो है इसमें आता है सेकेंडरी में। अगर हम टर्शरी की बात करें तो वहाँ पे सर्विस होती है। ऑलवेज नो स्टूडेंट कि जो प्राइमरी सेक्टर होता है वहाँ पर वो नेचर ओरिएंटेड होता है, यानी कि जो हमारी नेचुरल चीजें हैं, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज है, वहीं से इनपुट लेके गुड्स बनाता है और गुड्स वो इनपुट निकाल कर सेकेंडरी सेक्टर को होता है और सेकेंडरी सेक्टर उसे गुड्स में कन्वर्ट करता है। और जो टर्शरी सेक्टर है वो सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, टूरिज्म हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, टर्शरी सेक्टर में होती है। So all these activity result into a production of goods and services। ये सारी चीजों का मिलकर क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज बनाई जाती है। एंड दीज एक्टिविटी एड वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम। अब ये सारी जो चीजें हैं वो किसको इम्प्रूव करती है, नेशनल इनकम को करती है। दिस एक्टिविटी कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये इस एक्टिविटी को क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक मार्केट एक्टिविटी होता है, दूसरा नॉन मार्केट एक्टिविटी होता है। मार्केट एक्टिविटी कहाँ क्या है, जिसमें रेम्यूनरेशन होता है, यानी कि पैसे का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे दिया है एक्टिविटी परफॉर्म बाय पे और प्रॉफिट, यानी कि जिससे पैसे यानी कि रेम्यूनरेशन मिलेगा, पैसा मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है, वो मार्केट एक्टिविटी होती है। और जो नॉन मार्केट एक्टिविटी वो क्या होती है, और यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे दिस इन्वॉल्व गुड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विस। अब नॉन क्या हुआ, जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए होता है, यानी कि खुद के ही यूज के लिए फार्मर ने क्या किया, प्रोडक्शन किया, तो वो हो जाता है नॉन मार्केट एक्टिविटी। एंड कंजम्पशन प्रोड्यूसिंग ऑफ फार्मरी एंड ओन अकाउंट फिक्स ऑफ असेट्स, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हम टॉपिक पे जाते हैं। ड्यू टू हिस्टोरिकल कल्चरल रीजन देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मेन एंड वुमेन इन द फैमिली। अब यहाँ पे अगर हम पास्ट में जाएं तो पास्ट के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर क्या है, मतलब मेन वुमेन एंड मेन का जो वर्क चीज है वो डिवाइड कर दिया गया कि वुमेन ये करेगी, मैन ये करेगा, काइंड ऑफ चीजें, ठीक है। सो वुमेन जनरली, वुमेन क्या करता है, जो औरतें होती है वो क्या करती है, वो घर के कामों में ही ज्यादा रहती हैं, और आदमी जो होता है वो वर्क फील्ड पे रहता है ना। ये चीजें पहले से डिसाइडेड है एज पर द history. So Sakal mother Sheila cook food and clean and utensil wash and clean the houses. And Shakal father cultivate the field, sell the produce goods in the market for the earning of money. और शीला was not paid। अगर देखो
यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे दो चीजें डिवाइडेड है। एक क्या होता है, एक जो होती है, एक पेड सर्विस होती है, एक अनपेड सर्विस होती है। अब पेड सर्विस क्या है, जहां पर आप, अब अनपेड सर्विस क्या होती है, जहां पर आपको काम के बदले पैसा ना मिले, वो अनपेड सर्विस हो गई। और पेड सर्विस क्या हुई, जब आप काम करते हो उसके बदले जो है आपको पैसा मिलता है। तो जो वुमेन काम करती हैं, वुमेन आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विस डिलीवर इन द फैमिली, सो हाउस होल्ड वर्क डन बाय वुमेन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द नेशनल इनकम। तो जो, क्योंकि उसे पैसा ही नहीं मिलता है, तो वहां पे वो रिकॉग्नाइज नहीं होती है। सो गीता मदर अर्न, अब जो गीता की मम्मी है वो फिश बेचती है मार्केट में, तो कहीं ना कहीं उन्हें कुछ ना कुछ पैसा तो मिलता ही है। तो यहाँ पर जो हो जाती है लेबर मार्केट हो जाता है। क्यों लेबर मार्केट, क्योंकि उसे काम के बदले में क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। So they're earning like that, their male and counterpart of determined on the basis of education and skill. Education help individual to make better use of economic opportunity. अब अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान रहेगा तो उसे पता रहेगा उसे पैसे का यूज कहाँ पर करना है, किस तरीके से करना है, जिससे वो क्या करे, प्रॉफिटेबल हो। So education and skill are the major determinants of the earning of any individual in the market. So a majority of women क्या करती हैं, दे मर्ज एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन, यानी कि बस उनके पास एजुकेशन तो होता है पर स्किल बेस्ड वो ज्यादा एडवांस नहीं होती है, जिनकी वजह से उन्हें क्या मिलता है, एज कम्पेयर टू मेन लो पेड जॉब मिलती है, यानी कि पैसा उन्हें कम दिया जाता है। अगर मेन की बात करें, देखो एक यहाँ पे एक एस्पेक्ट ये भी होता है कि जो आदमी है उससे हम अगर रात को 2 बजे भी बुला ले तो वो क्या करेगा, वो उठ के आ जाएगा, और औरतें तो नहीं आ सकती, तो ये भी एक एस्पेक्ट होता है। तो यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी इसलिए वुमेन्स की बिल्कुल भी नहीं होती। सो वेरियस एक्टिविटीज रिलेटिंग टू लीगल प्रोटेक्शन इज मर्ज एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय रेगुलर एंड लो इनकम, यानी कि काम तो वो रेगुलरिटी बेसिस पे करती है, पर उन्हें क्या होता है, इनकम जो होती है वो हमेशा उन्हें लो मिलती है। सो in the absence of, there is an absence of basic facility like maternity leave। अब देखो अगर वुमेन्स काम कर रही है तो उनके लिए मैटरनिटी लीव की भी जरूरत है, चाइल्ड केयर की भी जरूरत है, अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम की भी जरूरत है। कहीं ना कहीं ये चीजों से बचने के लिए दे हायर्ड अ मैन एज कम्पेयर टू द वुमेन। सो वुमेन विद अ हाई एजुकेशन एंड skill formation are paid at par with the men. So among the organized sector, teaching and medicine attract them the most, and some women have entered administrative and other services, including job that need high level of scientific technological competence। ठीक है, तो देखो अगर उसे एजुकेशन अच्छा रहेगा तो उसे जॉब भी उसी हिसाब से मिलेगी और पे स्किल भी मिलेगा। लेकिन अगर उसका स्किल जो है एज पर द मैन नहीं है, तो वहां पे क्या हो जाता है, उसे ये प्रॉब्लम फेस करती पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब यहाँ पे दो तरीके के क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, एक जो पॉपुलेशन होगा वो इलिटरेट होगा, दूसरा इलिटरेट होगा। अब दोनों में क्या डिफरेंस आता है यहाँ पे हम देखते हैं। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट, यानी कि लिटरेसी रेट यानी कि एजुकेटेड, अगर देखो एक अगर फैमिली में एक एजुकेट हुआ तो वो आगे आने वाले जितने भी एजुकेटेड मतलब जनरेशन होगी उनको एजुकेट करना चाहेगा। ठीक है, क्योंकि दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। सो हेल्थ ऑफ अ पर्सन इंडिकेट बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन acquired by people of the country, and the quality of population ultimately decide the growth rate of the country। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, पहला लिटरेट है और दूसरा क्या है, इलिटरेट। दूसरा क्या है, अनहेल्दी पॉपुलेशन इज अ लाइबिलिटी फॉर द इकोनॉमी। अगर वहां पे उनके पास स्किल भी नहीं है, पहली बात तो एजुकेशन भी नहीं है, फिर उनका हेल्थ सिस्टम भी अच्छा नहीं है, तो they are the liability of the nation, and if they are educated and healthy, they are the asset for the nation। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट एस्पेक्ट की, जिसका नाम है एजुकेशन। एजुकेशन अभी अगर शाकल के हेल्प से समझते हैं, शाकल्स एजुकेशन in the initial year of his bore him with the fruits of in the later year in the terms of good salary and गुड जॉब। अगर देखो शाकल ने अगर पहले स्टडी नहीं की होती है, अगर अच्छा इन्वेस्टमेंट स्टडी पे नहीं किया होता, तो उसे आज इतनी अच्छी जॉब ना होती। तो स्टार्टिंग में अगर आप अगर शाकल ने क्या किया, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट किया और लास्ट में उसे फ्रूटफुल उसका रिजल्ट मिला इन द टर्म्स ऑफ गुड जॉब एंड सैलरी एज वेल। सो वी सॉ education as an important input for the
growth of the Shakal. It opened new horizon for him and provide new aspiration and develop value of the life, not only for Shakal, educate, contribute as well. So toward the growth of society, also it enhance the national income, cultural richness, and increase the efficiency of governance with the help of education and a better life. अब यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ गवर्नमेंट ने चेंजेस लाए ताकि जो एजुकेशन लेवल है वो क्या हो सके, डेवलप हो सके। यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा जहाँ पे 1951 से 2011 तक क्या होगा, ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है इन टर्म्स ऑफ मेल एज वेल एंड फीमेल एज वेल। ठीक है, ये आप रीड करो, आपको फिर समझ में आएगा अच्छे से, और ग्राफ को अच्छे तरीके से पढ़ना है आपको। ठीक है, ये पूरा ग्राफ का दिया हुआ है, 15% इंक्रीज हुआ है, 25 इंक्रीज। अगर इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करूं मैं तो आप अगर देखते जाओ तो जब 1951 में जो है पर्सन का जो 30% बढ़ा है, फिर 20% मेल है, फिर फीमेल कम है, फिर जैसे जैसे देखो ईयर बढ़ता गया है, यहाँ पे जो फीमेल की ग्रोथ रेट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको दी गई है पैराग्राफ के हिसाब से, आप उसको रीड आउट करो और फिर समझो। और यहाँ पे देखो एक टेबल दिया हुआ है जिसमें नंबर ऑफ ईयर्स से दिया हुआ है, कितने नंबर ऑफ कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, स्टूडेंट है एंड टीचर्स, स्टूडेंट का एनरोलमेंट कितना है, फिर टीचर्स को कितना अपॉइंट किया गया है एज पर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेल्थ। एजुकेशन तो पढ़ा हमने, अब बात करते हैं हेल्थ। देखो एक हेल्दी इंसान रहता है ना तो वो बहुत ही एनर्जी के साथ काम करता है और कैसी भी प्रॉब्लम आए वो उसे क्या करता है, टैकल कर लेता है। लेकिन अगर वो एक अनहेल्दी पर्सन है, वो उसे रोज बीमारियां रहेगी, जैसे कि नेक्स्ट नेक्स्ट पर्सन के साथ हुआ, जैसे शाकाल, और दूसरी स्टोरी पढ़ी हमने तो जो सेकंड पर्सन था वो हमेशा वो अर्थराइटिस से परेशान, जिसकी वजह से एजुकेशन नहीं हुई और वो नॉर्मल सी जॉब पे क्या है, डिपेंडेंट है। सो फर्म मैक्सिमाइज profit. Do you think any firm would be induced to employ people who might not work efficiently because of the unhealthy or health illness? So health of a person helps him to realize that his potential and ability. अगर एक पर्सन बहुत ही हेल्दी है तो वो अपने पोटेंशियल को समझता है और उसके हिसाब से बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। अगर वो रोज बीमार है तो वो कंपनी का क्या है, वो लाइबिलिटी है। So, for the improvement of health status of population has been the priority of the country, and our national policy to aim at improving the accessibility of the health care. देखो अभी आप किसी भी कंपनी में जाओ, आपका हेल्थ इंश्योरेंस तो रहता ही है कि अगर आप किसी भी सेक्टर से आते हो तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस रहता है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके एस्पेक्ट को समझता है और एम्प्लॉय को ज्यादा बूस्ट करने के लिए उसे हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करता है। अब लास्ट 5 डिकेड से जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत ही डेवलप किया है, जैसे कि प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर में जो गवर्नमेंट है उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा क्या किया है, डेवलपमेंट किया है। ठीक है, सो नेक्स्ट आता है हमारा एक, देखो अब आपके सामने एक सर्वे दिख रहा है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द ईयर। अब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, जब गवर्नमेंट बिल्डिंग्स या किसी भी थ्रू आपके लिए बिल्डिंग्स बनाती है आपके हेल्थ फैसिलिटी के लिए, तो उसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है डिस्पेंसरी बेड्स, डॉक्टर्स कितने 1951 से 2013 तक का डेटा है ये, उसमें कितने डॉक्टर्स थे, कितने डिस्पेंसरीज है, कितने हॉस्पिटल्स है, कितने बेड्स है, ये सारी चीजें यहाँ पे क्या है डिटेल में दी हुई है। आप इसे रीड करें और आप इसे समझे। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट। देखो अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा रीजन है गरीबी का देश में हमारे। अगर कोई भी बड़ा रीजन है, अगर देश में लोग बेचारे परेशान हैं तो वो क्या है, वो अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर आपके पास जॉब रहती है तो आप एक सिक्योर रहते हो, आपके पास मनी रहता है ना। सो अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल आर हु आर विलिंग टू वर्क बट दे डिड नॉट फाइंड द जॉब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये एक तरीके क्या है, डोमेस्टिक डोमेन है। सो जीतू एंड सीतू आर टू, अभी यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में एकदम डिटेल में अच्छी तरीके से समझाऊंगी।
ठीक है। तो जीतू एंड सीतू आर टू स्मॉल काउंटेड इन द वर्क पॉपुलेशन, नाइदर जीतू सीतू शीला कैन बी काउंटेड एज अनएम्प्लॉयमेंट and the workforce population include people from the 15 to 59 years. Shakal brothers and sisters do not fall within the age of the group. They cannot be unemployed. They cannot be called as unemployed. Shakal mother Sheila work for the family and he is not willing to work outside her domestic domain for payment. She too cannot called as unemployed. So Shakal grandfather, although not mentioned in this story, so cannot called as unemployed. अब मैं आपको डिटेल में अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताती हूँ। देखो अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है दो तरीके का होता है, एक रूरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, एक अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट होता है। जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसमें दो टाइप होता है, एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, एक डिस्गर्स्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुआ, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुआ, जहां पे यहाँ पे ये देखा जाता है कि सीजन वाइज जब लोगों को जॉब नहीं मिल लाइक अभी कोई पर्सन किसान है फॉर एग्जांपल, तो वो जब खेती का टाइम रहेगा तो वो बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा, लेकिन जैसे ही सीजन खत्म हुआ, अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुआ, जैसे महाराष्ट्र में अभी जो है गणपति आने वाली है, तो गणपति का जो मूर्ति बनाने वाले लोग हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट आ गई है। अब वो बहुत ही अच्छी तरीके से उनके पास काम रहेगा, दुर्गा पूजा आएगी उसमें भी रहेगा, लेकिन जैसे ही दोनों सीजन गया वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, उसे ही सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। दूसरा आता है डिस्गर्स्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गर्स्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जहां पर 10 लोगों की जरूरत है फिर भी वहां पे 15 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आउटपुट जो है वो सेम आने वाला है, उसे डिस्गर्स्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ठीक है। सो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपन व्हेन पीपल हु आर नॉट एबल टू फाइंड द जॉब ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द ईयर। पीपल डिपेंड अपॉन द एग्रीकल्चर यूजुअली फेस सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, इट्स कॉल्ड एज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब डिस्गर्स्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इन द केस ऑफ unemployment, people are appear to employed, they have agriculture plot where they find the work. They usually happen among family member engaged in the agriculture activity, and the work required of the for service for the 5 people engage 8 people, and these are called as extra people. हम यहाँ पे 10 लोगों की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, उसे उसे ही डिस्गर्स्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। अब अर्बन एरिया में सबसे पहला जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि लोगों के पास एजुकेशन है, लोगों के पास डिग्री भी है, स्टिल दे नॉट एबल टू फाइंड द जॉब, यानी कि वो इच्छा से काम भी करना चाहते हैं लेकिन फिर भी दे डोंट हैव अ जॉब। तो ये बहुत तरीके का ये जो है, जिसे अभी यहाँ पे दिया है, a study showed that unemployment of graduate, postgraduate increased faster than among the matriculars, and the paradoxical manpower situation is witnessed as surplus manpower in the category of with the shortage of manpower in the other sector. यानी कि लोग qualified हैं लेकिन still they don't have a job, it's called as educated unemployment. सो अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्ट ऑफ अ मैन पावर। अब अनएम्प्लॉयमेंट क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वेस्टेज ऑफ मैन पावर, यानी कि लोग इतने टैलेंटेड भरे भरे पड़े हुए हैं लेकिन स्टिल उनके पास जॉब ही नहीं है, तो वहां पे एक बड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। सो इसी केस में जो इकोनॉमी है वो लाइबिलिटी में टर्न हो जाती है। सो दिस इज फीलिंग एज होपलेस एंड डिस्पेयर अमॉन्ग द यूथ। People do not have enough money to support their family, inability to educate people who are willing to work and to find the gainful job. अगर मैं आपको एक करंट सिचुएशन बताऊं तो इंडिया की ऐसी हालत है कि लोग इतने पढ़े लिखे हैं स्टिल उनको जॉब ही नहीं मिल रही, वो यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज द इकोनॉमिक ओवरलोड, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट सबसे जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है इकोनॉमिक ओवरलोड का प्रॉब्लम क्रिएट करता है, and the dependence of the unemployment on the working population increases and the quality of life of an individual person, health status raising withdrawal from the schools। इसका एक प्रॉब्लम ये भी है कि जॉब 10 है लेकिन जॉब के जो एम्प्लॉय है यानी कि जो कैंडिडेट्स है वो 12 है, तो ये भी एक तरीके का क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम आता है। सो हेंस
Hence, unemployment has detrimental impact on overall growth of economy. Increase in unemployment and indicator of depressed economy. It is also waste of resources called a human resources, which could have a gainfully employed. And if people cannot be used as a resource, they naturally appear as a liability. अगर उनका proper use नहीं होगा तो liability रहेंगे. So in India, statistically, unemployment rate is very low. A large number of people represented with low income, यानी कि उनकी इनकम भी कम है, प्रोडक्टिविटी कम है, and they are appear to work throughout the year, but in terms of potential and income, it is not adequate for them. They work that they pursuing seem forced upon them, and they may before want other work for their choice. यानी कि वो अपने हिसाब से काम नहीं कर पाते, जो मिल रहा है वही कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास काम करने के लिए काम ही नहीं है. तो ये प्रॉब्लम जो है यहाँ पे डेफिनेटली शो करती है. मोर एवर द एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते हैं प्राइमरी सेक्टर में, वो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है. द होल फैमिली कॉन्ट्रीब्यूट इन द फील्ड इवन though not everybody is real needed, so there as is called as disguised unemployment. ये जो मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ पे जरूरत नहीं है वहां पे भी लोग क्या करते हैं, 10 लोगों की जरूरत है फिर भी 20 लोग काम कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है, सरप्लस होते हैं लेबर्स का. ठीक है. Next, let us discuss about the unemployment scenario in three sectors mentioned. Like earlier, agriculture is the most labor-absorbing sector in the economy. In recent year, there has been a decline in the dependency of population on agriculture. यानी कि लोग जो हैं एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी खत्म हो रही है, यानी कि लोग क्या कहाँ मूव हो रहे हैं, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की तरफ, ताकि उनका इनकम जो है वो इम्प्रूव हो. एंड द सेकेंडरी स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इज द मोस्ट लेबर अब्जॉर्बिंग. And in the case of tertiary, VCCs are the appearing in the biotechnology, information technology and so on. क्योंकि अभी लग रहा है कि लोगों का जो फ्यूचर है वो टेक्नोलॉजी की तरफ बहुत इम्प्रूवमेंट है, तो वहाँ पे लोग क्या हो रहे हैं, सेकेंडरी प्राइमरी से सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं. तो यहाँ पे हम लोग अपना चैप्टर फिनिश करते हैं. आई होप आपको समझ में आया होगा. मैंने आपको एक एक चीज बहुत ही बारीकी से और डिटेल में बताया है टेक्स्ट बुक के साथ. चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए bye bye and take care all of you. And yes, do not forget to like and subscribe my channel.